हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ हमारा टॉपिक चल रहा है और आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ की, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो गॉस लॉ की ये लास्ट एप्लीकेशन है जो हमारे सिलेबस में है। और इससे पहले आपको गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसियन सरफेस क्या है, कैसे यूज करते हैं, ये सारी बातें पता होनी चाहिए, तभी ये लेक्चर आपकी समझ में आएगा। तो इससे पहले वाले वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे सारे डिटेल में इन सब टॉपिक्स के अंदर, तो उसको आप अच्छे से देख लो, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। इस लेक्चर को मैं डिटेल में यहाँ पे समझा रहा हूँ। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो पूरे चैप्टर 1 के नोट्स आपको मिल जाएंगे MEA ऐप पे। स्टडी मटेरियल नाम से सेक्शन है, उसके अंदर बिल्कुल फ्री में। और आगे आने वाले जो भी मैं टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं उन सब से रिलेटेड जो मटेरियल है, नोट्स, वर्कशीट्स वगैरह, वो MEA ऐप पे आपको मिलेंगे। तो अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, आपकी क्लास 12 प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये हमारे पास एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ये इसके अंदर क्या डाला हुआ है ये बाद में बात करेंगे हम। ये हमारे पास एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज के ऊपर हमने जो ऐसे दिखाया है, इसका मतलब है इनफाइनाइट है, ऊपर बहुत ऊपर तक जा रही है, नीचे बहुत नीचे तक जा रही है। ठीक है, हमने इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज के अराउंड एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम लोग गॉस लॉ यूज करने वाले हैं, यानी कि E डॉट डी ए इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन। ठीक, तो हमें इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा लेना है। देखो, अभी तक आपको मैंने बताया कि गॉसियन सरफेस आपको ऐसा लेना है जिसके अंदर जो है आपका जो 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 भी सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी तरह से गॉसियन सरफेस उसको इनक्लोज कर ले। पर इसको तो कोई भी गॉसियन सरफेस पूरी तरह से इनक्लोज नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये तो इनफाइनाइट लेंथ की है। तो हमने थोड़ा चालाकी से काम लिया। अब ये बात आपको यहाँ पे याद ही रखनी होगी। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ पे जाके यार कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें पता नहीं गॉसियन सरफेस हमको कैसे इमेजिन करना होगा। नहीं, सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, यही सिचुएशंस, यही कंडीशंस आपको दी जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इससे आपने गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जो इसको चीरता हुआ दूसरी तरफ निकल गया है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा सरफेस है जिसने केवल यहां पर कितना चार्ज एनक्लोज किया है, DQ। ठीक, DQ चार्ज एनक्लोज किया है और टोटल चार्ज तो हम बता ही नहीं सकते कितना है, क्योंकि तो इनफाइनाइट है। तो जितना चार्ज इसके जो सिलेंड्रिकल पार्ट के अंदर पड़ गया गॉसियन सरफेस के इस शीट का, वो है DQ। ठीक, और हम ये मान लेते हैं कि ये जो पूरा एरिया है ये DA है, तो ये DA इस फ्लैट सरफेस का इधर होगा। ओके, और इस फ्लैट सरफेस का जो DA है वो इधर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी और दूसरी तरफ से भी वैसे ही निकलेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसे है और इस तरफ ऐसे है। तो इस वाले सरफेस के लिए अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। और इस वाले सरफेस के लिए भी देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। कर्व्ड सरफेस पे अगर मैं छोटा सा DA लेता हूं कहीं पर भी, तो उस DA यानी उस एरिया वेक्टर, उस छोटे से पार्ट के लिए, कर्व्ड सरफेस पे जो पार्ट है, तो उस छोटे से पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। सो देयर विल बी नो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस। यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है ना, तो ऐसे निकल के ऐसे तो जाएगी नहीं। तो फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सिर्फ इस फ्लैट फेस से बाहर आ रहा है और इससे बाहर आ रहा है। ठीक है, और D और E के बीच में एंगल इधर कितना है, 0, और इधर कितना है, 0। तो अगर मैं फ्लक्स निकालूं इस छोटे से पार्ट के लिए, हम क्या कर रहे हैं, हम सपोज हम इस पॉइंट, हमने इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सपोज हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं E, जहां पर कि इस गॉसियन सरफेस का ये जो फेस स्टार्ट हो रहा है, तो उतने ही डिस्टेंस पे इधर भी एक फेस है, तो वहां पे भी हमको मिली जाएगी, है ना। तो अब हम इसके लिए इंटीग्रेशन तो ना लगाएं, जैसे ये जो हमारा पूरा इक्वेशन है ये तो हम यूज ना करें, क्योंकि इंटीग्रेट हम करेंगे कैसे। हम सिर्फ इतना पार्ट लें, E डॉट DA
इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, इतने से पार्ट ने कितना चार्ज इनक्लोज करा है, डी क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। लेकिन ई डी ए किधर है, इधर है, और एक मिनट कॉस थीटा भी लिख देता हूं ना, ई और डी ए के बीच में एक तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस का एक तो फ्लक्स यहां से होगा, एक यहां से होगा, और कर्व पार्ट के लिए नहीं होगा, ठीक। तो इन दोनों पार्ट का निकाल के हमको ऐड करना है। तो आप देख रहे हो क्लियरली दोनों का बराबर ही आएगा, और वो क्या आएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो इसको मैं इंटू 2 कर देता हूं, इक्वल टू डी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज काम आने वाली है, सिग्मा। सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब कि चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। और यही ट्रिक है यहां पे, क्योंकि अपने को ना डी क्यू पता है ना क्यू पता है, बट अगर इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कितना भी हिस्सा ले लो, उस हिस्से का चार्ज पर यूनिट एरिया हमेशा फिक्स्ड रहेगा। अगर एक यूनिट एरिया में 1 कूलम का चार्ज है तो 2 यूनिट एरिया में 2 कूलम का चार्ज होगा। तो हर जगह चार्ज और एरिया की रेशियो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहां पे देखो ई क्या आ रहा है, यहां से अगर हम लोग लें तो ई क्या आ रहा है, ई हमारा आ रहा है, ये सब इधर चला गया, डी क्यू बाय डी एस, डी एस नहीं सॉरी डी ए, वो कुछ बुक्स में डी एस लिखा है तो वही आदत पड़ी, डी क्यू बाय डी ए, एक तो ये हो गया, और 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू बाई डी ए चार्ज पर यूनिट एरिया, इतने से पार्ट का चार्ज डिवाइडेड बाय इसी पार्ट का एरिया। भाई डी ए तो ये पार्ट का एरिया ना, बट ये एरिया और ये एरिया तो बराबर होंगे, है ना। सो दिस इज सिग्मा विच इज कांस्टेंट, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज शीट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। लेकिन लाइन चार्ज के फॉर्मूले में और स्फेरिकल शेल के फॉर्मूले में आप देख रहे हो आर आ रहा था फॉर्मूले में, कि जितने डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर डिपेंड कर रही थी, बट यहां पर कहीं आर नहीं आया है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही। ये कैसे हो सकता है यार, सोर्स से दूर जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटनी चाहिए ना। लेकिन अगर आप देखो स्फीयर जो था, स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे थी, जो अभी हमने स्फेरिकल शेल बनाई पिछले वीडियो में, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे, ऐसे। तो अगर आप विद डिस्टेंस देखोगे तो आप देखोगे कि इनके बीच का गैप जो है वो बढ़ रहा है ना। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्फीयर के पास पास है, स्फीयर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास है, दूर जाऊंगा तो दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही थी, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। यही चीज लाइन चार्ज के लिए भी होगी, बट ये चीज इस शीट ऑफ चार्ज के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, ऐसी पैरेलल, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पैरेलल, ऐसी इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस, क्योंकि इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दोनों तरफ से इसकी जो फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से निकल रही हैं। तो आप इन्फिनिटी तक भी चले जाओ, इनके बीच में गैप क्या होगा, चेंज नहीं होगा, इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो हर जगह पर जब गैप सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर जगह पर क्या है, सेम है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी ही नहीं। ठीक, तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। और डिस्टेंस के साथ अगर आपको इसका ग्राफ बनाने के लिए आ जाए, पहली बात तो आएगा नहीं, क्योंकि लॉजिक नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। फिर भी वो घुमा फिरा के देना चाहें कि भाई ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E और ये है शीट से डिस्टेंस R, तो बताओ ग्राफ क्या होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या बनता है, ऐसे, तो वही ग्राफ इसका भी बनेगा। एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस वैल्यू इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, यही वाली। तो यही हर जगह रहेगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, प्रिपेयर कर लेना इसको, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी आ सकता है, आपके प्री बोर्ड में आ सकता है, UT1 में आ सकता है, फाइनल एग्जाम में आ सकता है। तो प्रिपेयर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।